नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ जो हाल फिलहाल में जो चर्चा हो रही है तुलु भाषा के ऊपर कि उसको राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया जाए या ना किया जाए, जो मान्यता प्राप्त हमारी 22 भाषाएं उनको बढ़ा के 23 किया जाए या ना किया जाए, इसके ऊपर एक चर्चा चल रही है। तो आइए देखते हैं कि वो चर्चा आखिर है क्या। तो ये चर्चा में क्यों है ये देखना सबसे पहले है। मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में तुलु भाषी लोगों ने सरकार से इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा देने और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। तो ये कहाँ पे मुख्य रूप से चल रहा है? ये चल रहा है कर्नाटक और केरल में। जो तुलु भाषा बोलते हैं जो भी लोग, वो उन लोगों ने सरकार से इसे एक आधिकारिक भाषा, मतलब जो भी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं हैं उनके साथ में तुलु को जोड़ने की बात कही है। वर्ष 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें तुलु भाषा को शामिल करने की मांग की गई है। अब किसी राज्य की राज्य भाषा या भाषाएं जो होती हैं वो किस में हैं वो देखा जाए तो भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित है। तो कौन सा भाग? भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 जो है वो राजभाषा से जुड़ा हुआ है। तो आगे देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अपना सकती है। मतलब जो कि राज्य का विधानमंडल है, जो राज्य का विधानमंडल है वो कानून बना करके राज्य में जो भी लैंग्वेज यूज होती है उसमें से कोई भी या एक से अधिक या फिर हिंदी को उस राज्य की आधिकारिक उद्देश्य के लिए, मतलब जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उस काम के लिए जो है हिंदी या फिर जो उस जो स्टेट है उसमें के अंदर बोली जाने वाली जो भी भाषा है उसको अपना आधिकारिक भाषा बना सकती है। अब 8वीं अनुसूची क्या है संविधान की वो देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 में है। तो 8वीं अनुसूची से जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 344 और 351 में शामिल है। आइए आगे देखते हैं। अब हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसके तहत जो 22 भाषाएं हैं उनका नाम देख लेते हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सांथली, मैथिली और डोगरी। ये जो 22 भाषाएं थीं ये हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर लिखी हुई हैं, मान्यता प्राप्त हैं। ये सब भाषाओं को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। जो संविधान में संशोधन होता है उसके द्वारा इन भाषाओं को जोड़ा जाता है। अब तुलु भाषा जो है उसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो तुलु क्या है? तुलु एक द्रविड़ भाषा है। कौन सी भाषा है? द्रविड़ भाषा है, जिसे बोलने समझने वाले लोग मुख्यतः कर्नाटक के 2 तटीय जिलों और केरल के कासरगोड जिले में रहते हैं। केरल का कौन सा जिला? कासरगोड। और ये जो 2 तटीय जिले हैं उसके अंदर कर्नाटक के जो 2 तटीय जिले और केरल का कासरगोड, वहाँ पे तुलु भाषा बोला जाता है। दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में तुलु बाहुल्य क्षेत्र को तमिलनाडु नाम से भी जाना जाता है। तो जो केरल और कर्नाटक में जो तुलु भाषी क्षेत्र हैं उसको तमिलनाडु नाम से भी जाना जाता है। और तमिलनाडु नहीं, तुलुनाडु है, तुलुनाडु के नाम से जाना जाता है। तो तुलुनाडु को एक अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार देखते हैं तो तुलु भाषी
जो तुलु बोलने वाले लोग हैं वो स्थानीय लोगों की संख्या लगभग 18,46,427 थी। तुलु में सबसे पुराने उपलब्ध शिलालेख 14वीं और 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच के हैं। जो इसमें सबसे पुराने शिलालेख हैं वो 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में मिले हैं। कुछ वर्ष पहले कर्नाटक सरकार द्वारा तुलु को स्कूल में एक भाषा के रूप में पेश किया गया था। जो कर्नाटक सरकार थी उसने स्कूलों के अंदर इस तुलु भाषा को एक लैंग्वेज के रूप में लोगों के सामने रखा था। तुलु भाषा की कला और संस्कृति क्या है? तुलु में लोकगीत रूपों जैसे पद्दना और पारंपरिक लोक रंगमंच यक्षगान के साथ एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा है। तो इसका जो रिलेशन है वो लोकगीत जो पद्दना है उसके साथ और रंगमंच जो यक्षगान है उसके साथ में इसका एक रिलेशन है। तो तुलु में सिनेमा की एक सक्रिय परंपरा भी है जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 5 से 7 फिल्म तुलु भाषा में बनती है। तो टोटल 5 से 7 फिल्में इसमें तुलु भाषा में हर साल बनाई जाती हैं और ये यक्षगान और पद्दना के साथ में जुड़ी हुई भी हैं। अब इसकी मान्यता का क्या मामला है वो देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अनुच्छेद 29 वह कहता है यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे समाज में उसके जो हित हैं उसके साथ में ये जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। तो इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। तो जैसे किसी स्पेशल क्षेत्र में कोई नागरिक हैं तो उनकी जो विशेष भाषा है लिपि है या संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार रहेगा। तो यूलू उद्घोषणा हुई थी इसके संबंध में तो वो भी देखते हैं। तो यूलू उद्घोषणा जो थी वो यूनेस्को द्वारा 2018 में यूनेस्को ने 2018 में सेंट्रल चीन के ह्यूनान प्रांत में कहाँ पे सेंट्रल चीन के ह्यूनान प्रांत में चांगशा में ह्यूनान प्रांत के चांगशा में भाषा संसाधन संरक्षण पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाया था। तो कहाँ पे अपनाया था? भाषा संसाधन संरक्षण के जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 2018 में कहाँ हुआ था? चीन के ह्यूनान प्रांत के चांगशा में। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय राज्यों, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों से विश्व में भाषाई विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर आम सहमति पर पहुंचने का आह्वान करता है। मतलब क्या है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है मतलब ये जो यूनेस्को है ये राज्यों और उस राज्यों में जो भी सरकार हैं और जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं और विश्व में जितनी भी भाषाई विविधता है उसके संरक्षण और उसका संवर्धन मतलब उसकी वृद्धि या उसकी बढ़ोतरी पर आम सहमति को इकट्ठा करता है। मतलब सबको सहमत करता है कि हाँ सब लोग मान जाएं कि हाँ ये जो भाषाएं हैं इनको हमें सुरक्षित रखना है। तो अब अगर कोई भाषा जो है हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर मान्यता पा लेती है तो उसको क्या लाभ मिलता है वो भी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, साहित्य अकादमी से इसको मान्यता मिल जाती है। साहित्य अकादमी को भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी भी कहा जाता है। तो साहित्य अकादमी को क्या क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पत्र अकादमी भी कहा जाता है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में निहित साहित्य को संरक्षित करती है और उन्हें बढ़ावा देती है। तो साहित्य अकादमी का क्या काम है? जो अलग अलग भारतीय भाषा हैं उसमें जितने भी साहित्य हैं उनको संरक्षण और उनको बढ़ावा देने का काम करती है। तुलु साहित्यिक कृतियों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हो जाएगा इससे। तो जो भी तुलु की साहित्य है उनको दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद मिल जाएगा। संसद सदस्य जो एमपीज हैं और विधानसभा के सदस्य जो हैं एमएलए वो संसद और राज्य विधानसभाओं में तुलु भाषा बोल सकेंगे फिर। और इसको अगर मान्यता मिल जाएगी तो सिविल सेवा परीक्षा जैसी अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में तुलु में भी परीक्षा देने का विकल्प मिल जाएगा। और केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेष फंड भी मिलता रहेगा।
एक स्पेशल फंड भी इस भाषा की बढ़ावा देने के लिए मिलता रहेगा। और प्राथमिक और हाई स्कूल में तुलु का अध्यापन भी होने लगेगा। तो ये जो तुलु भाषा है इसका जो है अध्यापन मतलब इसको पढ़ाया भी जाने लगेगा, जहाँ पे भी तुलु भाषी लोग हैं वहाँ पे। थैंक यू क्लास, प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो।